तो हम बात करते हैं वर्ल्ड क्लाइमेट से कौन कौन से एमसीक्यूज बन सकते हैं एनसीईआरटी से। ठीक है, एनसीईआरटी से ही कॉन्सेप्ट्स आते हैं ज्योग्राफी में, ये आपको अभी तक एहसास हो जाना चाहिए, है ना। मतलब जो क्वेश्चन करंट अफेयर से आते हैं वो तो अलग होते हैं, बट जो अगर एनसीईआरटी से जो कोर ज्योग्राफी से क्वेश्चन आ रहे हैं तो एनसीईआरटी बेस आएंगे, और इसी से आप कंफ्यूज होकर गलत कर सकते हो, ये मैं बता सकता हूँ यार। बिकॉज आप समझना, करंट अफेयर वाली चीज़ें आपको पता रहेगी तो आप सही करोगे, नहीं पता रहेगी तो गलत करोगे या फिर छोड़ दोगे। 90% चांस है कि छोड़ दोगे। बट जो कोर ज्योग्राफी जो क्वेश्चंस आते हैं एनसीईआरटी से, अगर आपने ठीक से इसको समझा नहीं, ठीक से आपने एनसीईआरटी को ध्यान नहीं दिया, तो आप क्या लगेगा कि ये सही हो सकता है। बिकॉज क्या करते हैं लोग सुपरफिशियली, है ना, लेक्चर्स देखते हैं, एनसीईआरटी नहीं पढ़ते, नोट्स बनाते हैं टीचर्स के, ठीक है वो सब चीज़ें हैं, बट एनसीईआरटी की जो लाइनें हैं वो एज इट इज उठ के आती है, और वो चाहता है एग्जामिनर कि आपने एनसीईआरटी का ध्यान नहीं दिया तो आप इसको गलत करोगे। इसीलिए यहाँ पे कन्फ्यूजन के चलते गलत हो जाते हैं, नेगेटिव मार्किंग मिल जाती है। और नेगेटिव मार्किंग इज, है ना, नेगेटिव मार्किंग अगर आपने कर दिया तो आप समझना आप एक पीछे जा रहे हो कदम यार प्रीलिम्स के अंदर। सो यही हम यहाँ पे दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। एनसीईआरटी के जो रिगार्डिंग जो एमसीक्यूज बन सकते हैं जो कोर कॉन्सेप्ट से, अगर आपने पूरा प्लेलिस्ट स्टार्ट किया शुरू से आखिरी तक, जो पूरा ज्योग्राफी है वो रिवाइज हो जाएगा यार। तो स्टार्ट करते हैं। मैंने टॉपिक डिवाइड किया है, ठीक है, क्वेश्चंस इधर के उधर हो सकते हैं, बट जो टॉपिक्स है ना एक ग्रॉस टॉपिक है ना, ऐसा कि नहीं सिर्फ वर्ल्ड क्लाइमेट से ही क्वेश्चन है, क्योंकि क्वेश्चन इधर से उधर हो सकते हैं, बट हाँ जो ग्रॉस क्लाइमेट, अगर वर्ल्ड क्लाइमेट की बात करें तो इसमें क्लाइमेट रिलेटेड क्वेश्चन ही होंगे। सो स्टार्ट करते हैं यार क्वेश्चन नंबर 1 से। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इक्वेटोरियल क्लाइमेट। हमको बात किसकी करनी है? इक्वेटोरियल क्लाइमेट की बात करनी है, जो क्लाइमेट हमको इक्वेटर के रीजन में देखने को मिलता है। ये हो गया इक्वेटर, ये टॉपिक ऑफ कैंसर, ये टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो इक्वेटोरियल रीजन में जो हमारे पास क्लाइमेट देखने को मिल रहा है उसको हम बता रहे हैं इक्वेटोरियल क्लाइमेट, इसके बारे में हमको बताना है। द एग्जिबिट लेयर्ड अरेंजमेंट ऑफ वेजिटेशन विद डेंस अंडरग्रोथ। देखो भाई यहाँ पे ये थोड़ा सा देखो एनसीईआरटी के तो आपको घुमा दिया गया है, मतलब समझना। अंडरग्रोथ जो ये बोल रहा है ना, डेंस अंडरग्रोथ, ये गलत है भाई। बिकॉज ये वेजिटेशन डेंस होता है, जिसकी वजह से, डेंस वेजिटेशन होने की वजह से क्या होता है, बड़े बड़े पेड़ होते हैं, इसीलिए लाइट जमीन तक नहीं पहुंच पाता। इसीलिए जो अंडरग्रोथ है वहाँ पे ज़्यादा पेड़ पौधे नहीं होते, तो डेंस अंडरग्रोथ बोल रहा है, गलत बोल रहा है। इसी प्रकार से आपको समझना है कि कहाँ पे आपको कंफ्यूज किया जाएगा। पहली बार कोई इसको पढ़ेगा तो अच्छा सही बोल देगा, बट समझेगा तो समझ आएगा कि अंडरग्रोथ कम होते हैं यहाँ पे, लेस अंडरग्रोथ, डू नॉट सपोर्ट अंडरग्रोथ यार। सनलाइट वहाँ पे लिमिटेड पहुँचता है सरफेस तक, मतलब जो नीचे है, इसीलिए। द विंटर सीजन इन द इक्वेटोरियल क्लाइमेट इज जनरली डिवॉइड ऑफ रेन्स। गलत है भाई, बिकॉज यहाँ पे यूनिफॉर्मिटी ऑफ टेम्परेचर थ्रू आउट द ईयर देखने को मिलता है, जिससे ऐसा कोई डिस्टिंक्ट ड्राई या फिर वेट सीजन देखने को नहीं मिलता। तो विंटर सीजन तो छोड़ो, यहाँ पे थ्रू आउट द ईयर रेनफॉल देखने को मिलता है। तो ये हमारे पास इक्वेटोरियल क्लाइमेट का खास बात है। देखो आपको समझने से ऐसा लगेगा कि सही है, बट यहाँ पे आप समझना चीज़ों को। एनसीईआरटी में यही है यार, एनसीईआरटी को कॉन्सेप्ट बनाता है, एनसीईआरटी को कॉन्सेप्ट देता है जो कि हमको समझना है। सो रेनफॉल होता है इक्वेटोरियल क्लाइमेट में थ्रू आउट द ईयर। तो दोनों इनकरेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पे हमसे इनकरेक्ट ही तो पूछा जा रहा है, तो क्या पूछा जा रहा है वो बहुत जरूरी है भाई। तो दोनों इनकरेक्ट है, बोथ 1 और 2 इज इनकरेक्ट, आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 2 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग क्लाइमेट्स। हमको बात किसी करनी है क्लाइमेट के बारे में हमसे पूछा जा रहा है। लैंड एंड सी ब्रीज ओवर अ वास्ट जियोग्राफिकल एरिया कैरेक्टराइज द मानसूनल क्लाइमेट। लैंड एंड सी ब्रीज जो है वो मानसूनल क्लाइमेट में देखने को मिलता है। अगर लार्ज एरिया में हो रहा है तो बिल्कुल सही बात है यार, बिकॉज आप समझना, समझने का नहीं, एनसीईआरटी लाइनें हैं तो ये बिल्कुल सही बात है। ठीक है, समझने की चीज़ें समझें तो यहाँ पे क्या होता है, मानसून विंड आर सिमिलर टू सी एंड लैंड ब्रीज बट दे आर स्ट्रॉन्गर। ठीक है, इट मीन्स मानसून विंड अकर ओवर लार्ज एरिया, बिकॉज सी ब्रीज मतलब समझना सी से लैंड की तरफ बहने वाला, है ना, जो ये दिन में बहता है ना, ये डे टाइम में बढ़ता है। इसी प्रकार का लार्ज एरिया में मानसून कुछ नहीं है, बट सी लैंड ब्रीज है, बट लार्ज एरिया में बहने वाला। शिफ्टिंग कल्टीवेशन एंड लाइफ स्टॉक फार्मिंग एंड एक्टिवली प्रैक्टिस इन इक्वेटोरियल रीजन। देखो भाई इक्वेटोरियल रीजन में शिफ्टिंग कल्टीवेशन एंड लाइफ स्टॉक फार्मिंग जो है वो रेयरली प्रैक्टिस किया जाता है। ये जनरली कॉमन कहाँ पे है? इट इज़ जनरली कॉमन इन दी यूनाइटेड स्टेट्स, साउथ ईस्ट रीजन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, जहाँ पे ग्रासेस नहीं होंगे वहाँ पे शिफ्टिंग कल्टीवेशन या फिर लाइफ स्टॉक फार्मिंग कहाँ से करोगे भाई? तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ग्रासलैंड्स नहीं है, उतने ज़्यादा ग्रासेस नहीं है, सो इट इज़ इनकरेक्ट। सवाना इज कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ डिसीडियस ट्रीज। सवाना में डिसीडियस ट्रीज पाए जाते हैं, बिल्कुल सही बात है। डिसीडियस ट्रीज मतलब ऐसे ट्रीज जो कि अपने पत्ते झड़ाते हैं ड्यू टू लॉस ऑफ वाटर, है ना, विंटर सीजन में पत्ते झड़ते हैं यहाँ पे, उसको बोलते हैं सवाना।
ओके, सवाना में ऐसे ट्रीज पाए जाते हैं। करेक्ट हमसे पूछा रहा है, करेक्ट हो जाएगा 1 and 3 ओनली, आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट रिगार्डिंग मानसून क्लाइमेट। हमको मानसून क्लाइमेट के बारे में अप्रोप्रिएट पूछा जा रहा है। मोर देन हाफ ऑफ द रेनफॉल अकर इन तमिलनाडु ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अगस्त। देखो भाई, इसको हम रिट्रीटिंग मानसून बोलते हैं, ठीक है। रिट्रीटिंग मानसून जो कि वापस से आ रहा है मानसून, को हम रिट्रीटिंग मानसून बोलते हैं। जो मोर देन 70% तो बिल्कुल सही बात है। हाफ ऑफ द रेनफॉल जो होता है वो नवंबर अक्टूबर में, मतलब अक्टूबर नवंबर में देखने को मिलता है, नॉट इन अगस्त। दिस इज इनकरेक्ट यार। नॉर्थ ईस्ट मानसून ब्रिंग रेनफॉल टू द नॉर्दर्न इंडिया ड्यूरिंग द विंटर सीजन। नॉर्थ ईस्ट नहीं भाई, नॉर्थ वेस्टर्न मानसून, ये इस प्रकार से जो नॉर्थ वेस्ट से आता है, वेस्टर्न की वजह से। देयर इज अ डिक्लाइन इन द मानसूनल रेनफॉल इन द वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन। अगर हम सपोज करो इस तरह से वेस्ट टू ईस्ट जा रहे हैं तो रेनफॉल क्या होगा, कम होता जाएगा क्या? क्या ये स्टेटमेंट सही है भाई? हाँ ना भाई ना, हमारे पास जो मानसून है उसका डिक्लाइन देखने को मिलता है फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, ठीक है, ईस्ट टू वेस्ट। ईस्ट में हमारे पास ज़्यादा बारिश होती है, जैसे आप मिजोरम को इमेजिन करो, ओके, बिकॉज जितना दूर जाते हैं उतना मॉइस्चर कम होता है यार, इसीलिए। तो इट इज़ इनकरेक्ट। ह्यूमिडिटी इज मोर प्रोनाउंस इन द रीजन ऑफ इक्वेटोरियल क्लाइमेट एज अगेंस्ट मानसूनल क्लाइमेट। बिल्कुल सही बात है। ह्यूमिडिटी ज़्यादा कहाँ पे है भाई? इक्वेटोरियल रीजन में, बिकॉज वहाँ पे एक्सेसिव इवापोरेशन होता है। बिल्कुल सही बात है। क्वेश्चन और हमसे सही पूछा जा रहा है, मोस्ट अप्रोप्रिएट। क्वेश्चन नंबर 4 है, विद रिस्पेक्ट टू पोलर क्लाइमेट। हमको बात करनी है पोलर क्लाइमेट की। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। करेक्ट हमसे पूछा जा रहा है, द कंटिन्यूस सनशाइन ड्यूरिंग द समर जेंटली रेज द एयर टेम्परेचर ऑफ द पोलर रीजन। जो सनराइज होता है, मतलब जो सनशाइन होता है लंबे समय तक, क्या वो समर के समय जो एयर टेम्परेचर है वो बढ़ा देता है? हाँ, देखो भाई, समर के समय एयर टेम्परेचर नहीं बढ़ पाता पूरा रीजन में, बिकॉज यहाँ पे सन की जो रेज है वो डायरेक्ट नहीं होती यार, ठीक है। तो कंटिन्यूस सनशाइन ड्यूरिंग द समर रेज द एयर टेम्परेचर। कंटिन्यूस सनशाइन तो होता ही है समर के समय, बट रेज नहीं कर पाते एयर टेम्परेचर को ड्यू टू नॉट डायरेक्ट रेज। So this is incorrect. Declining ice cover over Arctic is compounded by positive ice albedo cycle. बिल्कुल सही बात है। जो आइस कवर है आर्टिक में वो कम हो रहा है, वो क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ दी पॉजिटिव आइस एल्बिडो फीडबैक मैकेनिज्म। मतलब आइस के पास हाई एल्बिडो होता है, जिससे वो क्या करता है, पूरा हीट को रिफ्लेक्ट कर देता है। हैंस जब डिक्रीज हो जा रहा है आइस कवर तो और ज़्यादा एब्जॉर्प्शन हो रहा है यार, है ना। बीच बीच में आइस टूट जा रहा है तो और ज़्यादा एब्जॉर्प्शन हो रहा है, जिसकी वजह से फर्दर मेल्टिंग ऑफ आइस हो रहा है। तो इसको बोलते हैं पॉजिटिव आइस एल्बिडो साइकिल। करेक्ट हमसे पूछा रहा है, करेक्ट हो जाएगा बी। ओके, सो डिक्रीज इन दी आइस कवर एनहांस दी एब्जॉर्प्शन रेट, जिससे फर्दर मेल्टिंग होती है। इसको बोलते हैं पॉजिटिव आइस एल्बिडो इफेक्ट और पॉजिटिव आइस एल्बिडो साइकिल। तो करेक्ट यहाँ पे हो जाएगा बी टू ओनली। क्वेश्चन नंबर 5 है, द क्लाइमेट इज कैरेक्टराइज्ड बाय वार्म एंड ड्राई समर वाइल मोस्ट ऑफ द रेनफॉल अकर इन विंटर। देखो, विंटर में अगर रेनफॉल की बात आ जाए तो आपको दिमाग में आना चाहिए मेडिटेरियन क्लाइमेट, ठीक है। दिमाग में पहली चीज अगर दिख जाए, ठीक है, तो वेट विंटर्स, इस तरह से याद रखते हैं, वेट विंटर्स। तो याद करने में और क्वेश्चन सही करने में अंतर होता है यार, ठीक है। W2, W से W को मिला और आंसर पाओ। वेट विंटर्स अगर आपसे बोल दिया जाए तो आप बोलना, ऑर्किड्स की बात की जाए तो आप बोलना कि मेडिटेरियन क्लाइमेट है यार। द एरिया इज फ्लैंक्ड बाय प्रेजेंस ऑफ बोथ हॉट एंड कोल्ड लोकल विंड्स अबाउंड बाय अ वैरायटी ऑफ ऑर्किड्स, ठीक है। यहाँ पे कोल्ड और हॉट विंड्स दोनों देखने को मिलते हैं। कोल्ड विंड के एग्जांपल की बात करें तो मिस्ट्रल जो है वो कोल्ड विंड है, मिस्ट्रल जो है वो कोल्ड विंड है। एंड हॉट विंड की बात करें तो सिरोको जो है वो हॉट विंड है, ठीक है। यहाँ पे वाइन प्रोडक्शन जो है, बिकॉज ऑर्किड्स मिलते हैं, वाइड वैरायटी ऑफ सिट्रस फ्रूट्स जो है लार्जेस्ट ऑर्किड्स बोलते हैं, वैरायटी ऑफ सिट्रस फ्रूट देखने को मिलते हैं। दिस रीजन इज फेमस फॉर दी वाइन प्रोडक्शन फ्रॉम ग्रेप्स। ओके, विच आर द क्लाइमेट रीजन इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड इन द मेडिटेरियन क्लाइमेट यार। तो हमेशा W से W को मिलाओ, आंसर पाओ। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है?
कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इक्वेटोरियल एंड ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स। हमको इक्वेटोरियल एंड ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स के बारे में बात करनी है। इक्वेटोरियल फॉरेस्ट लाइज बिलो द इक्वेटर इन द साउदर्न अमेरिका। सपोज करो ये ग्लोब हो गया, ये हमारे पास इक्वेटर है, ये नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका। तो जो इक्वेटोरियल फॉरेस्ट है साउथ अमेरिका में वो इक्वेटर के नीचे पाया जाता है ना, ये इक्वेटोरियल फॉरेस्ट जो है इसके ऊपर भी पाया जाता है एंड बिलो द इक्वेटर, सो इट लाइज अबव एंड बिलो द इक्वेटर, और इट इज अबव एंड बिलो द इक्वेटर इन साउथ अमेरिका। ट्रॉपिकल मैराइन क्लाइमेट आर सिमिलर टू ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट इन टर्म्स ऑफ रेनफॉल पैटर्न। जो ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट है, जो ट्रॉपिकल मैराइन क्लाइमेट है, दोनों में सिमिलरिटीज देखने को मिलती है कि रेनफॉल पैटर्न में ना भाई ना, ये गलत है। बिकॉज जो ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट है वो 5 to 50 डिग्री में देखने को मिलता है ना, 5 to 30 डिग्री है ना लैटिट्यूड्स में देखने को मिलता है नॉर्थ एंड साउथ। और जो बीच में दैट इज बिटवीन 5 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ जो मिलता है वो हम क्या बोलते हैं, उसको इक्वेटोरियल क्लाइमेट बोलते हैं। तो हमसे पूछा जा रहा है कि ट्रॉपिकल मराइन क्लाइमेट जो है ना, जो मतलब जो ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट, तो हमारे पास रेनफॉल देखने को मिलता है कहाँ पे, समर में रेनफॉल होगा, रेन इन समर, एंड विंटर जो होगा वो ड्राई होगा। ठीक है, ये हो गया ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट। उसके बाद जो ट्रॉपिकल मैराइन क्लाइमेट है वो एक्सपीरियंस करता है रेन कब, थ्रू आउट द ईयर। ओके, तो रेनफॉल पैटर्न में सिमिलरिटीज नहीं है भाई, सो दिस इज इनकरेक्ट। हमसे करेक्ट पूछा जा रहा है, करेक्ट तो कोई सा भी नहीं है, नाइदर 1 नॉर 2। क्वेश्चन नंबर 7 है कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ग्रासलैंड्स। हमको बात किसकी करनी है, ग्रासलैंड्स की बात करनी है। इक्वेटर डिवाइड्स दी लैनोस एंड कैंपोस ग्रासलैंड ऑफ सवाना। पहले तो समझो यार, ये लैनोस कहाँ पे है, ये हमारे पास अगर नॉर्थ अमेरिका हो गया, ये साउथ अमेरिका हो गया, तो साउथ अमेरिका के अंदर है ना इक्वेटर के जो ऊपर है उसको हम लैनोस बोलते हैं, एंड नीचे में जो है वो कैंपोस है। कैंपोस ये जो है ब्राज़ील अर्जेंटीना, ऊपर में इक्वेटर वाले रीजन में लैनोस पाया जाता है। तो इक्वेटर डिवाइड लैनोस एंड कैंपोस ग्रासलैंड ऑफ सवाना है ना, इक्वेटर डिवाइड लैनोस एंड कैंपोस ग्रासलैंड ऑफ सवाना। बिल्कुल ये पूरा पूरा सवाना है ग्रासलैंड, उसको इक्वेटर जो है ऊपर लैनोस और नीचे कैंपोस में डिवाइड करता है, बिल्कुल सही बात है। वेस्टर्लीज, ठीक है। और अगर हम बात करें अफ्रीका के अंदर जो ग्रासलैंड है उसको क्या नाम देते हैं, अलग अलग जगह के अलग अलग नाम है यार, ठीक है। सो मेनली यहाँ पे नाम किसका देख रहे हैं, यहाँ पे सवानास की बात कर रहे हैं, ग्रासलैंड, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स को सवानास बोलते हैं। उसमें लैनोस जो है वो है ना अपने पास ओरियनको बेसिन में देखने को मिलता है, ओरियनको बेसिन में, एंड जो कैंपोस है वो ब्राज़ीलियन हाईलैंड्स में देखने को मिलता है अपने पास। वेस्टर्लीज आर डोमिनेंट इन शेपिंग द क्लाइमेट ऑफ सवाना रीजन। देखो भाई ये ट्रेड विंड इस रीजन में बसते हैं है ना, बिकॉज ये जो है ये सेंटर के इक्वेटर के आसपास है ना, तो यहाँ पे ट्रेड विंड्स बहते हैं यार, ठीक है। सो इट इज़ नॉट वेस्टर्ली बट ट्रेड विंड्स। उसी से तो यहाँ पे इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन हाई प्रेशर बेल्ट बनता है। करेक्ट हमसे पूछा जा रहा है, करेक्ट जाएगा A1 ओनली। क्वेश्चन नंबर 8 है कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर। हमसे एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर के बारे में पूछा जा रहा है, मतलब एग्रीकल्चर के बारे में पूछा जा रहा है। राइस कल्टीवेशन अकाउंट फॉर मैक्सिमम ग्रीन हाउस गैस एमिशन फ्रॉम एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर। क्या हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ ग्रीन हाउस गैस जो है वो एग्रीकल्चर से निकलता है, ना भाई ना। इट इज एग्रीकल्चर हाउस होल्ड से निकलता है ग्रीन हाउस गैस मैक्सिमम, बट इट इज नॉट फ्रॉम राइस कल्टीवेशन, है ना। लाइफ स्टॉक जो होते हैं ना, लाइफ स्टॉक जो गाय बैल पालते हैं, लाइफ स्टॉक प्रोडक्ट्स जो हैं वो हमारे पास मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैस एमिशन करते हैं। जो राइस है वो सेकंड लार्जेस्ट एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैस, ठीक है। दिस इज इनकरेक्ट। एरिया विद मानसूनल क्लाइमेट लार्जली डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर फॉर लाइवलीहुड। बिल्कुल सही बात है, जहाँ पे मानसूनल क्लाइमेट है वो क्रॉप्स उगाते हैं लाइक राइस, शुगर केन, जूट, तो ये डिपेंडेंट होते हैं यार ऑन एग्रीकल्चर फॉर लाइवलीहुड। लाइक अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडियन इकोनॉमी इज हैवीली डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर एंड द लाइवलीहुड यार।
तो करेक्ट हमसे पूछा रहा है, करेक्ट जाएगा B2 ओनली। क्वेश्चन नंबर 9 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग डेजर्ट्स। हमको बात किसकी करनी है, डेजर्ट्स की बात करनी है। डेजर्ट इन साउदर्न अमेरिका आर फॉर्म्ड ओनली बिकॉज ऑफ कॉन्टिनेंटालिटी। जो साउदर्न अमेरिका है, ये सपोज नॉर्थ अमेरिका हो गया, साउदर्न अमेरिका, यहाँ पे डेजर्ट इस रीजन में है, तो ये जो रेजेंट है डेजर्ट बने वो बिकॉज ओनली ऑफ कॉन्टिनेंटलिटी बनी है। क्या देखो भाई, साउदर्न अमेरिका में जो डेजर्ट है वो हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे अटाकामा डेजर्ट की बात करें तो जो अटाकामा डेजर्ट है वो, या फिर पेरुवियन डेजर्ट बोल सकते हैं, जो कि चिली एंड पेरू में है, इट इज़ फॉर्म बाय द कोल्ड पेरुवियन करेंट। ठीक है, इट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ ओनली ऑफ कॉन्टिनेंटलिटी, बिकॉज ऑफ द कोल्ड पेरुवियन करेंट। ठीक है, एंड जो पेंटागोनियन डेजर्ट है इन अर्जेंटीना, पैटागोनियन डेजर्ट जो है अर्जेंटीना, इट इज़ ड्यू टू द रेन शेडो, बिकॉज माउंटेन आ जा रहे हैं, बारिश नहीं होती, बिकॉज ऑफ द रेन शेडो। तो रेन शेडो की वजह से जो साउथ अमेरिका में जो बन रहा है दैट इज़ बिकॉज ऑफ कॉन्टिनेंटलिटी, जो बन रहा है वो पैटागोनियन डेजर्ट है। बट जो अटाकामा डेजर्ट है वो क्यों बन रहा है, बिकॉज ऑफ दी कोल्ड पेरुवियन करंट, तो नॉट बिकॉज ऑफ कॉन्टिनेंटलिटी। जो डेजर्ट्स हैं साउथ अमेरिका में, इट कैन बी ड्यू टू कोल्ड पेरुवियन करंट एंड इट कैन बिकॉज ऑफ द रेन शेडो, है ना रीजन। बिकॉज देखो पेंटागोनियन, बिकॉज यहाँ पे एंडीज माउंटेन है यार, जिसकी वजह से ये लीवर्ड साइड में आता है, इसकी वजह से यहाँ पे रेन शेडो देखने को मिलता है। सेकेंड है, वेस्टर्न बाउंड्रीज ऑफ मोस्ट अफ्रीकन डेजर्ट्स आर फ्लैंक्ड बाय कोल्ड ओशन करेंट्स। बिल्कुल सही बात है यार, कोल्ड ओशन करेंट्स है। लाइक यहाँ पे हम बात कर सकते हैं अबाउट जो कैनरी करंट है। कैनरी करंट किसको बना रहा है, कैनरी करंट जो है वो सहारा डेजर्ट को बना रहा है, बिकॉज ऑफ द वेस्टर्न साइड में जो कैनरी करंट है ना, सहारा क्यों बना, मेनली बिकॉज जो वेस्ट साइड है, सपोज करो ये अफ्रीका है हमारे पास, ये अफ्रीका हो गया, तो ये अपने पास सहारा है यहाँ पे, तो यहाँ पे जो है कोल्ड कैनरी करंट बहता है यार, उसकी वजह से ये बना है ना। बेंगुला करंट जो है वो नीमीबिया डेजर्ट के रिगार्डिंग रीजन में है, सो जो नीमीबिया फ्लैंक है वो बिकॉज ऑफ दी बेंगुला करंट। ठीक है, सो बिल्कुल सही बात है, वेस्टर्न बाउंड्रीज में यहाँ पे देखने को मिलते हैं कोल्ड करंट की वजह से, वेस्टर्न बाउंड्रीज में अफ्रीका में डेजर्ट देखने को मिलते हैं। डेजर्ट क्लाइमेट आर फेवरेबल अराउंड दी सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। हाई प्रेशर बेल्ट में, जिसको हम हॉर्स लैटिट्यूड बोलते हैं, वहाँ पे मूवमेंट देखने को मिलता है, वहाँ पे डिसेंड करता है एयर, यहाँ पे बादल नहीं बन पाते, बारिश नहीं होती, इसीलिए यहाँ पे फेवरेबल कंडीशन हो जाता है कि डेजर्ट बन जाए वहाँ पे। करेक्ट हमसे पूछा रहा है, करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे 2 और 3 ओनली, आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 10 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ग्रासलैंड्स। हमको बात किसकी करनी है, ग्रासलैंड्स की। द टेम्परेट ग्रासलैंड ऑफ साउथ अमेरिका इज डिवाइड ऑफ मैराइन इन्फ्लुएंस। ना भाई ना, जो टेम्परेट ग्रासलैंड है दे आर नॉट डिवाइड यार, है ना। जो टेम्परेट ग्रासलैंड्स हैं हमारे पास यूरेशिया के अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं, स्टेपीज बोलते हैं, है ना। साउथ अमेरिका में भी पाए जाते हैं, है ना। एंड नॉर्थ अमेरिका में उसको क्या बोलते हैं, जो टेम्परेट ग्रासलैंड्स हैं उसको, यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका है ये, साउथ अमेरिका है ये, यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, पैरेरीज। साउथ अमेरिका में पैम्पर्स। ठीक है, यूरेशिया में क्या बोलते हैं, स्टेपीज। यूरेशिया वाला रीजन है यहाँ पे, इंडिया भी आता है इसमें, यूरोप और एशिया वाला, यहाँ पे क्या बोलते हैं, स्टेपीज, टेम्परेट ग्रासलैंड्स। तो दे आर डिवॉइड ऑफ मैराइन इन्फ्लुएंस बोल रहा है, नो दे आर इन्फ्लुएंस बाय द मैराटाइन, है ना। मैराइन इन्फ्लुएंस यहाँ पे होता है यार, ठीक है, बिकॉज मैराटाइन इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है सी से यहाँ पे। बट ये अब बोल सकते हैं कि जो स्टेपीज हैं उनको मैराइन इन्फ्लुएंस नहीं होता, बट जो साउदर्न अमेरिका है, लाइक पैम्पर्स की बात करें, है ना, उसमें जो पैम्पर्स जो है हमारे पास, ये पैम्पर्स के अंदर जो है यहाँ पे ये मतलब अर्जेंटीना और यूराग्वे के अंदर में है, अर्जेंटीना एंड यूराग्वे में है, इनमें हमारे पास मैराइन इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है फ्रॉम द सी, बिकॉज यहाँ पे समुद्र है। सो ये डिवाइड बोल रहा है, गलत बोल रहा है भाई। स्टेपीज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एक्सपीरियंस माइल्ड विंटर ड्यू टू कॉन्टिनेंटलिटी। देखो भाई, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो स्टेपीज हैं दे आर इन्फ्लुएंस बाय, है ना, कॉन्टिनेंटलिटी, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा ठंड होती है यार, वेरी ठंड होती है। गर्मी में बहुत गर्म होता है, ठंडी में बहुत ठंडी होती है, तो माइल्ड विंटर नहीं बोल सकते यहाँ पे, इट इज़ वेरी कोल्ड यार, बिकॉज बहुत अंदर में होते हैं पैरेरीज जो है वो। तो दिस इज इनकरेक्ट, हमसे करेक्ट पूछा जा रहा है, करेक्ट तो यहाँ पे कोई सा भी नहीं है भाई, आंसर क्या हो जाएगा, डी, नाइदर 1 नॉट 2 इज करेक्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग हिमालयन इकोसिस्टम। हमको बात किसकी करनी है, हिमालयन इकोसिस्टम की बात करनी है। करेक्ट हमसे पूछा जा रहा है हिमालयन इकोसिस्टम के बारे में। ओके, सो फर्स्ट स्टेटमेंट है वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क फॉर्म द कोर एरिया ऑफ नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व। बिल्कुल सही बात है, जो नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व है उत्तराखंड के अंदर एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ना। इसके सेंटर में क्या यार, कोर एरिया में क्या है भाई, द वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क है। बिल्कुल सही बात है। ग्लेशियल रिट्रीट आर एन इम्पॉर्टेंट कॉज ऑफ ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड। बिल्कुल सही बात है, जो ग्लेशियल रिट्रीट्स हैं, अर्थक्विक्स हैं, एवलांचेस हैं, लैंडस्लाइड्स हैं, इसके वजह से हमारे पास क्या होता है, वाटर जो होते हैं ना वो सडनली रिलीज कर जाते हैं जो ग्लेशियल लेक्स में होते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे ग्लेशियल रिट्रीट मतलब ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड आता है। द नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग हिमालयन इकोसिस्टम इज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ना भाई ना, जो नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग हिमालयन इकोसिस्टम है ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के अंदर आता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ओके, थर्ड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, हमसे करेक्ट पूछा जा रहा है, करेक्ट हो जाएगा ए 1 and 2 ओनली। क्वेश्चन नंबर 12 है यार, कंसिडर दी फॉलोइंग पेयर, हमको करेक्टली मैच बताना है। कुछ ग्रासलैंड है और वो कौन सी कंट्री में ये हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, अभी हमने देखा साउथ अमेरिका में इक्वेटर के ऊपर क्या नाम दिया, लानोस, नीचे में क्या नाम दिया, कैंपोस। ठीक है, तो सबसे पहले तो जो 12 नंबर पहला स्टेटमेंट लानोस कहाँ पे है यार, ये कोलंबिया एंड वेनेजुला में है। ठीक है, पैम्पोस जो है वो साउथ अमेरिका के अंदर ही है और ये अर्जेंटीना के अंदर आता है, अर्जेंटीना एंड यूराग्वे। नीचे की तरफ दिस आर टेम्परेट ग्रासलैंड्स यार, एंड जो लानोस एंड कैंपोस ये ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स हैं। पैम्पोस जो है वो क्या है, टेम्परेट ग्रासलैंड है। यहाँ पे नीचे वाले रीजन में पाया था, यहाँ पे ये। ओके, थर्ड है पूछताछ जो है वो कहाँ पे है, पूछताछ तो बिल्कुल सही बात है। सेकंड जो है अर्जेंटीना यूराग्वे, बिल्कुल सही बोल रहा है। ठीक है, पूछताछ जो है वो हंगरी के अंदर है यार, बिल्कुल ये टेम्परेट ग्रासलैंड है, ये भी टेम्परेट ग्रासलैंड है इसके जैसे, ये हंगरी के अंदर में है। एंड कैंटरबरी जो है ब्रिटेन के अंदर है, दिस आर टेम्परेट ग्रासलैंड्स, ये ट्रॉपिकल है, बाकी सब टेम्परेट है ना। ये न्यूजीलैंड वाले रीजन में पाया जाता है, नॉट इन ब्रिटेन यार। ठीक है, कैंटरबरी जो ग्रासलैंड है टेम्परेट ग्रासलैंड। करेक्टली मैच यहाँ पे हो जाएगा 1 and 3, आंसर हो जाएगा डी। सॉरी, करेक्टली मैच यहाँ पे 2 and 3 है, आंसर हो जाएगा बी। आगे बढ़ते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग डिफरेंट क्लाइमेट। हमको डिफरेंट क्लाइमेट की बात करनी है यार। फर्स्ट क्या है, टेम्परेट मानसून क्लाइमेट आर मोस्टली फाउंड इन चाइना। टेम्परेट मानसून क्लाइमेट कहाँ पे पाया जाता है, जिसको हम चाइना टाइप ऑफ क्लाइमेट भी बोलते हैं, फिर ईस्टर्न मार्जिन क्लाइमेट भी बोलते हैं, वार्म टेम्परेट या फिर ईस्टर्न मार्जिन क्लाइमेट भी बोलते हैं, वो चाइना टाइप ऑफ क्लाइमेट भी बोलते हैं। ये चाइना में पाया जाता है यार। ईस्टर्न मार्जिन शब्द कॉन्टिनेंट मिलता है टेम्परेट रीजन में। ठीक है, सपोज करो ये अर्थ हो गया, ट्रॉपिकल में नहीं, टेम्परेट रीजन के ईस्टर्न मार्जिन में जो क्लाइमेट मिलता है उसको हम बोलते हैं टेम्परेट मानसून या फिर ईस्टर्न मार्जिन टाइप ऑफ क्लाइमेट। ठीक है, ये हमारे पास इसमें रेनफॉल जो है इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है थ्रू आउट द ईयर, है ना। समर जो होते हैं वो वार्म एंड मॉइस्ट होते हैं, विंटर कूल एंड ड्राई होता है मैरीटाइम इन्फ्लुएंस की वजह से, बट जो रीजन है कि रेनफॉल तो पूरा साल भर होता है। ओके, गल्फ टाइप ऑफ क्लाइमेट इज मोस्ट प्रोमिनेंट अलोंग दी कोस्ट ऑफ यमन। देखो भाई, जो गल्फ टाइप ऑफ क्लाइमेट है वो ईस्टर्न मार्जिन ऑफ साउथ ईस्ट यूएसए में देखने को मिलता है, दैट इज गल्फ ऑफ मैक्सिको में। ठीक है, जो गल्फ टाइप ऑफ क्लाइमेट है वो गल्फ ऑफ मैक्सिको में देखने को मिलता है।
नॉट इन दी कोस्ट ऑफ यमन यार, ठीक है। सो दिस इज इनकरेक्ट, हमसे करेक्ट पूछा जा रहा है, करेक्ट हो जाएगा A1 ओनली। क्वेश्चन नंबर 14 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग टुंड्रा रीजन एंड मोसेक प्रोजेक्ट। हमको बात किसी करनी है टुंड्रा रीजन एंड मोसेक प्रोजेक्ट की बात करनी है। होल ऑफ टुंड्रा रीजन इज कैरेक्टराइज्ड बाय परमानेंट स्नो कवर। पूरा का पूरा जो टुंड्रा रीजन है उसमें पूरा स्नो कवर होता है क्या? परमानेंट नहीं भाई, परमानेंट स्नो कवर नहीं होता। परमाफ्रॉस्ट बोल सकते हैं तो बोल सकते हैं, बट जो परमानेंट अगर हम बात करें कि कहाँ पे परमानेंट स्नो कवर होता है तो पोलर रीजन में होता है, फिर आर्कटिक क्लाइमेट में होता है, नॉट इन दी टुंड्रा रीजन। इसमें कुछ फ्यू मंथ्स ऑफ आइस फ्री डेज देखने को मिलते हैं यार। So this is incorrect. Mosaic project is designed for the study of Antarctica climate. देखो भाई, मोसाइक पैटर्न जो था उसको आर्कटिक क्लाइमेट को स्टडी करने के लिए बनाया गया था, नॉट एंटार्क्टिका। सो दिस इज इनकरेक्ट, हमसे करेक्ट पूछा जा रहा है, करेक्ट तो कोई सा भी नहीं है, नाइदर वन नॉट टू इज करेक्ट, तो आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 15 है यार, कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट टुंड्रा रीजन। हमको बात किसकी करनी है? टुंड्रा रीजन की बात करनी है। कॉनिफेरस ट्री आर टोटली एब्सेंट। देखो क्या बोल रहा है यार, एब्सेंट बोल रहा है। देखो ये जो टुंड्रा रीजन है यहाँ पे कॉनिफेरस ट्रीज पाए जाते हैं यार, हाँ, नॉट टोटली एब्सेंट, ठीक है। साउदर्न हेमिस्फीयर में सच ट्री आर नॉट टोटली एब्सेंट, ठीक है। अगर हम बात करें कि टुंड्रा रीजन हमको कहाँ पे देखने को मिलता है, तो साइबेरियन क्लाइमेट जो है, साइबेरिया के अंदर जो क्लाइमेट है वो कौन सा होता है? टुंड्रा होता है, ठीक है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में तो हमारे पास ट्रॉपिकल कॉनिफेरस ट्रीज देखने को मिलते हैं, लाइक इन अगर बेल्ट की बात करें तो नॉर्थ अमेरिका के कुछ बेल्ट्स हैं, यूरोप एंड एशिया के कुछ बेल्ट्स हैं जहाँ पे हमारे पास कॉनिफेरस ट्रीज देखने को मिलते हैं, बट दे आर नॉट टोटली एब्सेंट, ठीक है। एंड ये हमारे पास साउदर्न हेमिस्फीयर में भी देखने को मिलता है टुंड्रा रीजन जहाँ पे है वहाँ पे। सो लाइक इन चिली की बात कर सकते हैं, न्यूजीलैंड में है ना, साउथ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया, वहाँ भी हमारे पास टुंड्रा टाइप ऑफ क्लाइमेट देखने को मिलता है जहाँ पे कॉनिफेरस ट्रीज देखने को मिलता है, परमाफ्रॉस्ट नहीं होता है ना। सो दिस इज नॉट इनकरेक्ट यार। लॉरेशियन क्लाइमेट, परमाफ्रॉस्ट बोल सकते हैं उसको एक तरह से। लॉरेशियन क्लाइमेट फाइंड प्रेजेंस इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ओनली। क्या ये सी पर सिर्फ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होगा लॉरेशियन क्लाइमेट? बिल्कुल सही बात है यार। कुछ सर्टेन एरियाज ऑफ नॉर्थ अमेरिका एंड एशिया में पाया जाता है, लाइक चाइना के पास, साइबेरिया के पास, जापान के पास। इसमें क्या होता है, जो लॉरेशियन टाइप ऑफ क्लाइमेट है उसमें कूल टेम्परेट ईस्टर्न मार्जिन देखने को मिलते हैं, एंड दे आर टोटली एब्सेंट। बिल्कुल सही बात है, इसीलिए तो एनसीईआरटी लाइन इंपॉर्टेंट है यार। दे आर टोटली एब्सेंट इन साउदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। दे आर टोटली एब्सेंट इन साउदर्न हेमिस्फीयर, ये सी पर सिर्फ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पाए जाते हैं, लाइक सब रीजन्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका, सम रीजन्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका, एशिया के अंदर ये पाए जाते हैं। करेक्ट हमसे पूछा जा रहा है, करेक्ट हो जाएगा 2 ओनली, आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 16 है, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ ग्रासलैंड्स एंड क्लाइमेट। हमको ग्रासलैंड और उनके क्लाइमेट के साथ बात करनी है, करेक्टली मैच हमसे पूछा जा रहा है, ग्रासलैंड एंड क्लाइमेट को मैच करना है यार। लैंड ऑफ बिग गेम्स, ये जो है ये कहाँ पे पाया जाता है? अफ्रीकन सवाना वाले रीजन में, ठीक है, जहाँ पे टूरिस्ट हर साल आते हैं, वहाँ पे हंटिंग जनरली, वाइल्ड एनिमल्स जनरली ट्रैप एंड हंट किए जाते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग लैंड ऑफ बिग गेम्स, ठीक है। अफ्रीकन सवाना में यहाँ पे ये देखने को मिलता है। ग्रेनरीज ऑफ दी वर्ल्ड, पेरियर्स को हम क्या बोलते हैं? ग्रेनरीज ऑफ दी वर्ल्ड, बिकॉज यहाँ पे वीट मेज उगाए जाते हैं। एंड स्टेपीज जो है वो हमको कहाँ पे देखने को मिलते हैं, मतलब जो पेरियर्स है ना, वो कहाँ पे देखने को मिलते हैं यार? नॉर्थ अमेरिका के अंदर, ओके। कोल्ड पोल ऑफ द अर्थ, साइबेरिया, बिल्कुल सही बात है, कोल्ड पोल ऑफ द अर्थ बोलते हैं साइबेरिया को, बिकॉज लॉन्ग कोल्ड विंटर्स एंड शॉर्ट समर्स देखने को मिलता है यहाँ पे। करेक्ट हमसे पूछा रहा है, करेक्ट हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17 यार, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग आर्टिक रीजन। हमको आर्टिक रीजन के बारे में करेक्ट पूछा जा रहा है। आर्टिक काउंसिल इज एन एनजीओ दैट इज नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन एम्ड एट इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन इन द आर्टिक रीजन। क्या एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है? बिल्कुल एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है यार। लोग सोचेंगे बट आप समझना, आर्टिक काउंसिल को नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन बोला जा रहा है। ये नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट के बीच में। लाइक यहाँ पे 8 मेंबर्स हैं, यहाँ पे 8 मेंबर्स हैं, 8 मेंबर्स हैं, जिसमें हमारे पास यूएसए आता है, कनाडा आता है, डेनमार्क, रशिया, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन एंड फिनलैंड।
ठीक है। इंडिया का जो स्टेटस है यहाँ पे वो ऑब्जर्वर स्टेटस है ना। हिमाद्री इन इंडिया रिसर्च बेस्ड डिप्लॉय इन नॉर्वे इज़ फॉर द स्टडी ऑफ द रीजन। भाई ये जो हिमाद्री है वो यहाँ पे है आर्टिक रीजन में, बिल्कुल सही बात है, स्टडी करता है आर्टिक क्लाइमेट को, ये बिल्कुल सही बात है, नॉर्वे में है। ठीक है। सो फर्स्ट अगर इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन बोले तो ये भी सही है, बट नॉन गवर्नमेंटल नहीं होगा यार। करेक्ट हमसे पूछा रहा है, करेक्ट जाएगा B2 ओनली। ठीक है। 2011 में बना था, इंडिया के अंदर ऑब्जर्वर स्टेटस है यार। क्वेश्चन नंबर 18 है, कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग क्योटो प्रोटोकॉल एंड ग्रीन हाउस गैसेस। हमको क्योटो प्रोटोकॉल की बात करनी है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है, ग्रीन हाउस गैसेस आर कैपेबल ऑफ एब्जॉर्बिंग शॉर्ट वेव रेडिएशन ऑफ द सन। देखो ये जो ग्रीन हाउस गैस होते हैं दे आर नॉट कैपेबल ऑफ एब्जॉर्बिंग शॉर्ट वेव रेडिएशन। शॉर्ट वेव रेडिएशन जो सन से आते हैं दे पासेस थ्रू द ग्रीन हाउस गैस, बट लॉन्ग वेव को एब्जॉर्ब करते हैं। सपोज करो ये ग्रीन हाउस गैस है, यहाँ पे अर्थ है, ये ग्रीन हाउस गैस यहाँ पे है, तो लॉन्ग जो शॉर्ट वेव रेडिएशन है ना, जिसमें एनर्जी हाई होती है ना, वो आ जाते हैं धरती के अंदर, उसको वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, बट जो शॉर्ट लॉन्ग वेव रेडिएशन है उसको ये एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, लॉन्ग वेव को एब्जॉर्ब करते हैं। लॉन्ग वेव में एनर्जी कम होती है, शॉर्ट वेव में एनर्जी ज़्यादा होती है। ओके, सो ये करेक्ट है कि इनकरेक्ट? दे आर नॉट कैपेबल ऑफ एब्जॉर्बिंग शॉर्ट वेव, दे आर कैपेबल ऑफ एब्जॉर्बिंग लॉन्ग वेव, सो दिस इज इनकरेक्ट यार। बोथ द क्योटो प्रोटोकॉल एंड पेरिस एग्रीमेंट इम्पोज लीगली बाइंडिंग ऑब्लिगेशन। क्योटो प्रोटोकॉल और पेरिस एग्रीमेंट दोनों लीगली बाइंडिंग है क्या? बिल्कुल लीगली बाइंडिंग है, मतलब इसको आपको मानना ही पड़ेगा। अगर हम बात करें क्योटो प्रोटोकॉल की तो 2005 में इसको साइन किया गया था। पेरिस एग्रीमेंट की बात करें तो UNFCCC में है ना 2015 में ये लिया गया था, COP21। ठीक है, एंड UNFCCC दोनों इसके पार्ट हैं, मतलब जो क्योटो प्रोटोकॉल है, पेरिस का एग्रीमेंट है, दोनों किसके पार्ट हैं? ये UNFCCC के, है ना, जो कि अर्थ समिट 1992 में लिया गया था। तो ये बिल्कुल सही बात है यार। इंडिया एम टू हैव 70% ऑफ नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी बाई 2030। देखो हम 50% नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी लाने की बात करते हैं, फिर हम बात करते हैं कि हमारे पास जो नॉन फॉसिल फ्यूल के लिए परसेंटेज नहीं है। नॉन फॉसिल फ्यूल से हम 500 गीगावाट ऑफ एनर्जी बनाएंगे। नॉन फॉसिल फ्यूल से हम एनर्जी कैपेसिटी 500 गीगावाट बनाएंगे बाय 2030, ये हमारा टारगेट है भाई। ये परसेंटेज वाला जो टर्म है ना, वो 50% एनर्जी जो है हम क्या करेंगे, रिन्यूएबल सोर्स से इस्तेमाल करेंगे 2030 तक, ये हमारे पास बोला गया टारगेट। तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। करेक्ट हमसे पूछा जा रहा है, करेक्ट हो जाएगा B2 ओनली। क्वेश्चन नंबर 19 है यार, कंसिडर दी फॉलोइंग अबाउट नाइट्रस ऑक्साइड एमिशन। N2 एमिशन की बात करनी, नाइट्रस ऑक्साइड एमिशन की। विच ऑफ दी फॉलोइंग और विच ऑफ दी अबव इज यूजफुल फॉर रिड्यूसिंग द एमिशन ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड। इनमें से कौन कौन सी चीज़ें जो है नाइट्रस ऑक्साइड के एमिशन को कम कर सकते हैं हम? सो अगर हम नीम कोटिंग यूरिया इस्तेमाल करते हैं तो ये हेल्प करता है टू रिड्यूस द नाइट्रस ऑक्साइड एमिशन, बिल्कुल सही बात है। सॉइल हेल्थ कार्ड, सॉइल हेल्थ कार्ड जो है वो एक्सेसिव यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स को यहाँ पे प्रिवेंट करता है, तो एक तरह से हमारे पास क्या करेगा, रिड्यूस करेगा नाइट्रस ऑक्साइड एमिशन को। ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स, देखो इवन ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स कंट्रीब्यूट टू द रिलीज ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड ड्यू टू मैन्योर जो हम ऑब्टेन करते हैं लाइफ स्टॉक से। तो ऐसा नहीं है कि मोस्ट ऑफ द डोमिनेंट जो नाइट्रस ऑक्साइड एमिशन होता है ना वो नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर से होता है, बट ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स भी यहाँ पे नाइट्रस ऑक्साइड इस्तेमाल करते हैं, तो ये रिड्यूस करने में हेल्प नहीं कर पाएगा यार, क्योंकि ये भी रिलीज करता है ये। ठीक है, तो लोग गलत करेंगे, सोचेंगे ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स रिड्यूस दी नाइट्रस ऑक्साइड, बट दे ऑल्सो रिलीज नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग स्टेपी एंड थर्मल एक्सपांसन। हमको स्टेपी की बात करनी है। स्टेपी आर व्हाट? दिस आर टेम्परेट ग्रासलैंड। ये टेम्परेट ग्रासलैंड होते हैं जो कि हमको कॉन्टिनेंटल एरियाज़ में देखने को मिलते हैं, टेम्परेट कॉन्टिनेंटल एरियाज़ में, है ना। ये ब्लैक सी और कैस्पियन सी के अराउंड यहाँ पे पाए जाते हैं। अगर हम बात करें स्टेपी में तो पेरिस ऑफ नॉर्थ अमेरिका स्टेपी, है ना, जो पुस्तास है हंगरी के अंदर वो स्टेपी हैं। तो स्टेपी अगर एग्जाम्पल्स की बात करें तो यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि हमसे पूछा जाता है। मतलब टेम्परेट ग्रासलैंड्स को अलग अलग नाम देते हैं भाई, टेम्परेट ग्रासलैंड्स का अलग अलग नाम है। टेम्परेट ग्रासलैंड्स का अलग अलग जगह में अलग अलग नाम है। टेम्परेट ग्रासलैंड्स को हम स्टेपी कहाँ पे बोलते हैं? इन यूरेशिया। पुस्तस कहाँ पे बोलते हैं? इन हंगरी। पेरिस कहाँ पे बोलते हैं? इन नॉर्थ अमेरिका, जिसको हम अभी हमने देखा। ठीक है,
डाउन्स कहाँ पे बोलते हैं? इन ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। अफ्रीका में वेल्ट्स बोलते हैं यार। पैम्पर्स कहाँ पे बोलते हैं? टेम्परेट ग्रासलैंड को साउथ अमेरिका में। ये हमसे पूछा जाता है बार बार। स्टेपीज आर फाउंड इन द एरिया अराउंड द ब्लैक सी एंड कैस्पियन सी, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है यार। स्टेटमेंट नंबर 2 है थर्मल एक्सपांसन ऑफ ओशन वाटर इज द मेन कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर फॉर द राइज ऑफ सी लेवल। बिल्कुल सही बात है, जो थर्मल एक्सपांसन है बिकॉज ऑफ द हीटिंग यार, है ना, वो एक तरह से सी लेवल के राइज में मेन रिजल्टिंग फैक्टर है। और भी सारे फैक्टर्स हैं लाइक यहाँ पे मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर, चेंजेस इन द ग्राउंड वाटर लेवल, ठीक है। करेक्ट हमसे पूछा रहा है, करेक्ट क्या हो जाएगा? दोनों करेक्ट हैं भाई, आंसर हो जाएगा सी बोथ 1 एंड 2। क्वेश्चन नंबर 21 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, लेक प्रियदर्शिनी इज बिल्ड बाय इंडिया अराउंड माइत्री रिसर्च बेस अंटार्कटिका। बिल्कुल सही बात है, लेक प्रियदर्शिनी है एक फ्रेश वाटर लेक है जो कि इंडिया ने बनाया है। कहाँ पे? माइत्री जो बेस है, रिसर्च स्टेशन है अंटार्कटिका में, वहाँ पे। पोलर वर्टेक्स एंड पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड आर डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर ओजोन डिप्लीशन। बिल्कुल सही बात है, पोलर वर्टेक्स होता है जहाँ पे, यहाँ पे ये पोलर वर्टेक्स होता है ना, इस सीजन में क्या होता है, यहाँ पे स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड या फिर पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड या फिर पोलर वर्टेक्स जो है डायरेक्टली ओजोन डिप्लीशन करता है। बिकॉज एक कूल लो प्रेशर एरिया है जो कि स्ट्रेटोस्फेयर में बनता है, ये जो होता है ना वीक हो जाता है ड्यूरिंग समर, ठीक है। उस समय यहाँ पे क्या होता है, लो टेम्परेचर में, विंटर के समय लो टेम्परेचर में जो वर्टेक्स है ना, वो फॉर्मेशन ऑफ पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड बनाता है एंड जिससे सब्स्टिट्यूट कर देता है यार, ये क्लाउड जो है सब्स्टिट्यूट कर देते हैं फॉर ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस ना, जो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस वो रिलीज करते हैं एक प्रकार से, आप समझना। किगाली अमेंडमेंट टू मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इज लीगली बाइंडिंग इन नेचर। बिल्कुल सही बात है, जो किगाली अमेंडमेंट किया गया था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में, वो लीगली बाइंडिंग है क्या? बिल्कुल सही बात है, आप समझना। वियना कन्वेंशन क्यों लिया गया था भाई? वियना कन्वेंशन, ठीक है। वियना कन्वेंशन क्यों लिया गया था? वियना कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर, या फिर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इज फॉर प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर। उसके अंदर यहाँ पे 19 देखो ये हुआ था वियना कन्वेंशन 1985 में। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब लिया गया था? ये लिया गया था 1987 में। किगाली अमेंडमेंट हुआ था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में 2006 में। सो 2016 में वो क्या था? लीगली बाइंडिंग था यार, है ना। सो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, करेक्ट हमसे पूछा जा रहा है। अब मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल करेक्ट हमसे पूछा रहा है, करेक्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे? 1, 2 एंड 3 आंसर हो जाएगा डी। तो ये हमने क्वेश्चंस देखे यार रिगार्डिंग वर्ल्ड क्लाइमेट, है ना। हर कॉन्सेप्ट जो है यहाँ पे एनसीईआरटी बेस है, जो कि हमको हेल्प करेगा कि क्वेश्चन एग्जाम में सॉल्व कैसे करना है, चीज़ें क्या क्या ध्यान में रखनी है। बिकॉज क्वेश्चन बुक्स पढ़ लेने से क्वेश्चन सही नहीं होते यार, आपको क्वेश्चन एमसीक्यूज एग्जाम में कैसे सॉल्व करने हैं, कैसे ट्रिक्स जो होते हैं ना, क्या चीज़ हमको दिमाग में रखनी है और कैसे सॉल्व करना है, ये हमको यहाँ पे सीखने को मिलता है एमसीक्यूज जब हम करते हैं तो।